एक बेटी की याद में शुरू हुआ सफर। और सिर्फ ₹3.5 में मल्टीनेशनल कंपनियों को हिला दिया। घर घर में गूंजने लगी एक धुन जिसने भारत का पूरा डिटर्जेंट बाजार ही बदल डाला। कैसे एक 10 बाई 10 के कमरे से खड़ा हो गया 61,000 करोड़ से ज्यादा का औद्योगिक साम्राज्य। दिल टूटने से लेकर ब्रांड के शिखर तक पहुंचना और फिर मार्केट शेयर खोने की ये पूरी कहानी। आज हम खोलेंगे निरमा की परतें, एक बहुत ही असाधारण सफर की दास्तान। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे भारतीय ब्रांड की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिसकी शुरुआत आप यकीन नहीं करेंगे बिजनेस के लिए हुई ही नहीं थी। ये कहानी है एक पिता के प्यार की, उनके दुख की और अपनी बेटी की याद को जिंदा रखने के एक अटूट सपने की। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं निरमा की। कैसे गुजरात के एक छोटे से एक 10 बाई 10 के कमरे में शुरू हुआ ये सफर भारत की सबसे बड़ी, सबसे सफल बिजनेस कहानियों में से एक बन गया। और इसने हिंदुस्तान के एफएमसीजी बाजार की तस्वीर, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, ये तो एक क्रांति की कहानी है सही मायनों में। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर करसन भाई खोड़ीदास पटेल से। 1944 में गुजरात के रूपपुर गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। फिर उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री ली, जो उस समय उनके माहौल के हिसाब से देखें तो एक बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत उन्होंने एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर की, फिर गुजरात सरकार के खनन विभाग में नौकरी लग गई। तनख्वाह करीब 400 रुपए महीना, एक सामान्य सीधी साधी मध्यम वर्गीय जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर आया साल 1969 और तब वो महज 24 साल के थे। उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। एक कार दुर्घटना में उनकी प्यारी बेटी निरूपमा, जिसे घर में सब प्यार से निरमा बुलाते थे, उसकी दुखद मृत्यु हो गई। जाहिर है ये किसी भी पिता के लिए असहनीय दुख था। उन्हें तोड़कर रख दिया इस हादसे ने। पर करसन भाई पटेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस दुख को, इस पीड़ा को एक मकसद में, एक जुनून में बदलने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी का नाम अमर कर देंगे। और वो भी एक ऐसे समय में जब भारत का डिटर्जेंट बाजार पूरी तरह से मुट्ठी भर मल्टीनेशनल कंपनियों के कब्जे में था, खासकर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मतलब HLL। हाँ, HLL का दबदबा था। उनका जो सर्फ डिटर्जेंट था वो उस वक्त 13 रुपए प्रति किलो बिकता था। 13 रुपए, जो ज्यादातर भारतीय परिवारों की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर था। सही बात है। लोग उस वक्त कपड़े धोने के लिए ज्यादातर वो पारंपरिक साबुन ही इस्तेमाल करते थे। यहीं पर डॉक्टर पटेल की केमिस्ट्री की पढ़ाई काम आई। उन्होंने इस बहुत बड़े मार्केट गैप को पहचाना। उन्हें लगा कि भाई एक सस्ता लेकिन अच्छा डिटर्जेंट तो बनाया जा सकता है। बिल्कुल, उन्होंने घर के पिछवाड़े अपने उसी 10 बाय 10 के कमरे में एक तरह से कहें तो अपनी छोटी सी लैब बना ली और एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। उनका लक्ष्य था एक फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट बनाना। देखिए, फॉस्फेट उस समय डिटर्जेंट में खूब इस्तेमाल होता था, लेकिन वो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं माना जाता था। और शायद सस्ता विकल्प ढूंढना भी एक बड़ा कारण रहा होगा। अच्छा। तो उन्होंने सोडा ऐश और कुछ दूसरी सस्ती सामग्रियां मिलाकर महीनों तक प्रयोग किए और आखिरकार उन्होंने एक सस्ता, पीला सा लेकिन असरदार डिटर्जेंट पाउडर बना लिया। और उसका नाम रखा निरमा। अपनी बेटी निरुपमा को एक प्यार भरी श्रद्धांजलि। कहते हैं कि उनके ऑफिस में आज भी निरुपमा का एक पोर्ट्रेट लगा है, जो शायद उन्हें रोज याद दिलाता है कि इस इतने बड़े साम्राज्य की नींव में एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार है। फॉर्मूला तो तैयार हो गया, पर अब असली चुनौती थी इसे लोगों तक पहुंचाना, बाजार में उतरना था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने 700 रुपए का लोन लिया था, कुछ कहती हैं 15,000 रुपए का। खैर, जो भी रकम हो, शुरुआत बहुत ही मामूली थी। हाँ, उसी 10 बाय 10 के कमरे में सोचिए, बाल्टियों और बिल्कुल साधारण से उपकरणों से प्रोडक्शन शुरू किया। बाल्टियां उनकी मिक्सिंग मशीनें थी, आप अंदाजा लगा सकती हैं। गजब है, सच में बैकयार्ड रेवोल्यूशन था ये तो। बिल्कुल। और फिर शुरू हुई बिक्री की कहानी, जो और भी दिलचस्प है। रोज सुबह अपनी सरकारी नौकरी पर जाने से पहले डॉक्टर पटेल अपनी साइकिल पर निरमा के पैकेट लादते थे, वो भी बिना किसी ब्रांडिंग के, हाथ से पैक किए हुए। हाँ, हाथ से पैक करके। और अहमदाबाद की गलियों में घर घर जाकर बेचते। उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या था? कीमत। निरमा सिर्फ 3.5 रुपए प्रति किलो, जबकि सर्फ था 13 रुपए का। बहुत बड़ा फर्क था ये। इतना बड़ा अंतर था कि गृहिणियों ने इसे हाथों हाथ लिया। मुझे याद है वो निरमा का पुराना पैकेट जिस पर वो सफेद फ्रॉक में घूमती हुई लड़की बनी होती थी, वो तस्वीर तो जैसे दिमाग में छप गई है। हाँ, वो आइकॉनिक तस्वीर। लेकिन देखिए, सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं था, लोगों का भरोसा जीतना सबसे जरूरी था। तो करसन भाई ने हर पैकेट पर मनी बैक गारंटी दी।
अच्छा, मनी बैक गारंटी भी? जी हाँ, ये दिखाता था कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर कितना ज्यादा आत्मविश्वास है। और इसने कमाल का काम किया। बिना किसी बड़े विज्ञापन बजट के वर्ड ऑफ माउथ से, मतलब लोगों की आपसी बातचीत से ही निरमा की चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1972 तक डिमांड इतनी बढ़ गई कि करसन भाई पटेल ने वो हिम्मत भरा कदम उठाया, अपनी अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान निरमा पर लगा दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था उस समय। जैसा उन्होंने बाद में खुद कहा भी कि मेरे परिवार में ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था, तो असफलता का डर तो था ही। लेकिन उन्होंने कहा, उत्तर गुजरात के किसान अपनी उद्यमशीलता, अपने रिस्क लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। और वो जो ग्राफिक है ना, निरमा की 55 साल की यात्रा वाला, वो दिखाता है कि ये उस अविश्वसनीय सफर के बिल्कुल शुरुआती लेकिन सबसे अहम पड़ाव थे। अब ब्रांड को और बड़ा बनाना था, गुजरात से बाहर ले जाना था। करसन भाई समझ गए थे कि प्रोडक्ट अच्छा है, कीमत सही है, लेकिन अब इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग जरूरी है। तो 1975 में उन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलकर एक रेडियो जिंगल बनवाया। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। अरे ये कौन भूल सकता है, इतना सरल, इतना सीधा, लेकिन ऐसा कैची कि बस कान में बैठ गया। रेडियो पर यह जिंगल खूब चला और निरमा की पहचान तेजी से फैलने लगी। लेकिन असली गेम चेंजर जो कहते हैं ना, वो आया 1982 में, जब उन्होंने टेलीविजन विज्ञापन में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। टीवी तब भी भारत में नया था, महंगा माध्यम था, लेकिन करसन भाई ने ये जोखिम उठाया। और उस विज्ञापन में संगीता बिजलानी थी, जो बाद में बॉलीवुड में भी आई। हाँ, और उसी विज्ञापन ने हमें निरमा गर्ल से मिलवाया। सफेद फ्रॉक में खुशी से घूमती हुई वो लड़की, और पीछे बजता था वही शानदार जिंगल। निरमा के पैकेट पर भी यही लड़की छा गई। कहते हैं ये लड़की असल में निरुपमा का ही एक प्रतीक थी। ये विज्ञापन अपने आप में केस स्टडी है, सच में। पहली बात तो ये कि उस जमाने के हिसाब से ये लंबा था, सामान्य 30 सेकंड का नहीं था, तो एक कहानी कहने का मौका मिला। सही कहा। दूसरी बात, जिंगल में आम भारतीय नाम इस्तेमाल किए गए, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। इससे लोग तुरंत कनेक्ट कर गए, ऐसा लगा जैसे ये हमारे ही घर की बात हो रही है। बिल्कुल, इसने कपड़े धोने जैसे एक उबाऊ रोजमर्रा के काम को जैसे एक सेलिब्रेशन बना दिया, एक खुशी का मौका। और वो टैगलाइन, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए, इसने सीधे सीधे बेहतरीन नतीजों का वादा किया। इस विज्ञापन और जिंगल का असर तो मतलब जादू जैसा था। ये सिर्फ एक एड नहीं रहा, ये एक कल्चरल फिनोमिनन, एक सांस्कृतिक घटना बन गया। बच्चे गलियों में से गाते थे, निरमा का मतलब हो गया सस्ता और अच्छा डिटर्जेंट। ये समीकरण लोगों के दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठ गया। और पैकेट पर वो लड़की की तस्वीर, वो सिर्फ एक लोगो नहीं थी, जैसा आपने कहा, वो निरुपमा की याद थी, जो ब्रांड के डीएनए का, उसकी आत्मा का हिस्सा बन गई। ये एक बहुत ही गहरी, बहुत पर्सनल, भावनात्मक ब्रांडिंग थी। हाँ, क्योंकि भारतीय परिवारों में माता पिता और बच्चों के बीच का जो गहरा रिश्ता होता है, ये तस्वीर सीधे उस भावना को छूती थी। कुछ पुराने पैकेटों पर तो कुछ धुंधली सी पारिवारिक तस्वीरें भी दिखती हैं, जो इस निजी कहानी को और पुख्ता करती हैं। बिल्कुल। और वो सफेद ड्रेस, वो सफाई, शुद्धता का प्रतीक थी, जो प्रोडक्ट के वादे से एकदम मेल खाती थी। सही बात है। लेकिन करसन भाई के लिए शायद बिकने वाला हर पैकेट उनकी बेटी का नाम घर घर तक पहुंचाने के उनके मिशन में एक छोटी सी जीत जैसा था। और ये मिशन सफल हो रहा था, जबरदस्त तरीके से सफल हो रहा था। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 1977 आते आते निरमा का मार्केट शेयर करीब 12% हो चुका था। HHL के लिए ये खतरे की घंटी थी। और फिर 1984 तक निरमा 50% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ एशिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। 50% से ज्यादा, अविश्वसनीय। और 1985 का साल तो भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में दर्ज हो गया। निरमा का मार्केट शेयर अपने शिखर पर पहुंच गया 58.1%, जबकि HUL का फ्लैगशिप ब्रांड सर्फ वो सिमट कर रह गया सिर्फ 8.4% पर। सोचिए, एक मल्टीनेशनल दिग्गज को एक घरेलू छोटे से शुरू हुए ब्रांड ने कैसे पछाड़ दिया। ये तो डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और 1988 तक निरमा ने अपना 60% मार्केट शेयर बनाए रखा। सालाना बिक्री 7 लाख टन से ज्यादा हो गई थी। वो जो ग्राफिक है ना, जिसमें निरमा का मार्केट शेयर 1985 में 60% तक जाता है और फिर 2024 तक गिरकर 10% पे आ जाता है, वो इस पूरी कहानी का उतार चढ़ाव साफ दिखाता है।
लेकिन करसन भाई पटेल सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे भी सोचा। 1987 में उन्होंने डिटर्जेंट केक यानी कपड़े धोने का साबुन लॉन्च किया। हाँ, और ये सीधा मुकाबला था HUL के रिन बार से। और यहां भी उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। सिर्फ 18 महीनों में निरमा बार की बिक्री 1 लाख टन पार कर गई और 1989 तक आते आते उन्होंने केक सेगमेंट में 49% मार्केट शेयर हासिल कर लिया। ये HUL के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि डिटर्जेंट केक उनका काफी मुनाफे वाला सेगमेंट माना जाता था। इसके बाद वो टॉयलेट सोप बाजार में भी उतरे। जी हाँ, 1990 में निरमा ब्यूटी सोप लॉन्च किया और वहां भी धीरे धीरे करीब 15% मार्केट शेयर बना लिया। इसके अलावा उन्होंने मिलन जैसे एक और भी सस्ता प्रोटेक्टिव बैरियर पाउडर निकाला। फिर सुपर निरमा नाम से एक प्रीमियम नीला पाउडर भी लाए और कई दूसरे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी पेश किए। मतलब वो अपनी रेंज को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, निरमा की इस अविश्वसनीय सफलता का फॉर्मूला क्या था? क्या ये सिर्फ कीमत थी या और भी कुछ था? देखिए, कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर था, शायद सबसे बड़ा। पहला पिलर था लागत नेतृत्व, कॉस्ट लीडरशिप। उन्होंने दाम कॉम्पिटिटर से लगभग 1/3 रखा। इससे डिटर्जेंट आम भारतीय की पहुंच में आ गया। ठीक है। दूसरा, वितरण का नया तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन। उन्होंने मेट्रो शहरों के बजाय टियर 2, टियर 3 शहरों और खासकर ग्रामीण इलाकों पर फोकस किया। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जहां बड़ी कंपनियां या तो पहुंच नहीं पाती थी या उन्होंने उसे नजरअंदाज किया हुआ था। ये बहुत स्मार्ट मूव था। बिल्कुल। तीसरा, कुशल उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। उन्होंने अपनी उत्पादन प्रक्रिया को ज्यादातर श्रम प्रधान रखा, जिससे लागत कम हुई। और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, यानी डिटर्जेंट बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जैसे सोडा ऐश, LAB, वो खुद ही बनाना शुरू कर दिया। भावनगर, वडोदरा में बड़े प्लांट लगाए। इससे कच्चे माल की लागत पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया। अच्छा, इससे कॉस्ट और कम हुई होगी। जाहिर है। और चौथा, और शायद सबसे अहम, उन्होंने ग्राहक की नब्ज, कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझा। उन्होंने निरमा को सिर्फ सस्ता ब्रांड नहीं बनाया, बल्कि वैल्यू फॉर मनी, यानी कीमत के हिसाब से बेहतरीन चीज देने वाले ब्रांड के तौर पर पेश किया। उनका संदेश था बेहतर उत्पाद, बेहतर मूल्य, बेहतर जीवन। और यह संदेश लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आना भी बाकी था। 1985 तक आते आते HUL जैसी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ये एक संकट की स्थिति बन गई थी। उनका सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड सर्फ एक लोकल अनजान से प्रतियोगी के हाथों बुरी तरह पिट रहा था। अब उन्हें कुछ तो करना ही था। बिल्कुल। और HUL की प्रतिक्रिया बहुत तेज, सोची समझी और आक्रामक थी। उन्होंने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट स्टिंग, STING, मतलब स्ट्रैटेजी टू इनहिबिट निर्मास ग्रोथ, निरमा के विकास को रोकने की रणनीति। प्रोजेक्ट स्टिंग, बड़ा दिलचस्प नाम है। हाँ, और इसके पीछे थे HUL के तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर अशोक गांगुली। उन्होंने पूरी रणनीति बदल दी। तो क्या किया उन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत? सबसे पहले उन्होंने जबरदस्त मार्केट रिसर्च की, गहराई से ये समझा कि निरमा की सफलता का राज क्या है, ग्राहक क्या सोच रहा है, उनकी पसंद क्यों बदल रही है और वो कौन से बाजार हैं जिन्हें HUL ने अब तक नजरअंदाज किया था। फिर इस रिसर्च के आधार पर उन्होंने नया प्रोडक्ट डेवलप किया। 1987 में सफल टेस्टिंग के बाद 1988 में HUL ने लॉन्च किया व्हील डिटर्जेंट। ये निरमा का सीधा प्रतियोगी था। कीमत निरमा से थोड़ी सी ज्यादा रखी, लेकिन बेहतर क्वालिटी और बेहतर सफाई का दावा किया। अच्छा, व्हील इसी प्रोजेक्ट का नतीजा था? जी हाँ। इसके साथ ही HUL ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति में क्रांति ला दी। वो भी उन्हीं ग्रामीण और छोटे शहरी बाजारों तक पहुंचे जहां निरमा का गढ़ बन चुका था। और मार्केटिंग में तो जैसे जंग छिड़ गई। सर्फ का वो मशहूर ललिता जी वाला विज्ञापन याद है ना? सर्फ के खरीदारी में ही समझदारी है। हाँ, बिल्कुल याद है। वो विज्ञापन सीधे सीधे निरमा पर हमला था। उसमें एक संदेश छुपा था कि सर्फ भले ही महंगा है, लेकिन निरमा से आधा ही लगता है और सफाई दोगुनी देता है। मतलब निरमा को एक तरह से कम क्वालिटी वाला बताने की कोशिश थी। तो HUL के इस जोरदार पलटवार का असर हुआ, निरमा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, असर तो काफी हुआ। व्हील बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ और 1990 तक आते आते वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। अच्छा। HUL का कुल मार्केट शेयर जो कभी 11% तक गिर गया था, वो 1990 के दशक की शुरुआत तक वापस बढ़कर 24% तक पहुंच गया। और इसका सीधा असर निरमा पर पड़ा। निरमा का जो एक छत्र राज था वो कम होने लगा।
मार्केट शेयर 60% से घटकर 50% के आसपास आ गया। और फिर 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन भी आ गया। बाजार खुल गए, विदेशी कंपनियां आने लगीं, लोगों की आमदनी बढ़ी, उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ी। सही कहा। अब वही मध्यम वर्ग जिसने कभी निरमा को सिर आंखों पर बिठाया था, वो अब प्रीमियम अनुभव, बेहतर परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट्स की तरफ देखने लगा था। यहीं से निरमा की गिरावट की असल शुरुआत हुई। इसकी क्या कारण थे? कई कारण थे। पहला, नवाचार में ठहराव, स्टैग्नेशन इन इनोवेशन। जहां HUL और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां लगातार R&D में भारी निवेश कर रही थीं, नए नए फॉर्मूले ला रही थीं, लिक्विड डिटर्जेंट आ रहे थे, वहीं निरमा काफी हद तक अपने मूल, कम लागत वाले फॉर्मूले पर ही टिकी रही। दूसरा, गुणवत्ता की धारणा, क्वालिटी परसेप्शन। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी, उनकी सोच सस्ता और काम चलाओ से बदलकर प्रीमियम और बेहतर वाली हो गई। अब निरमा का वही सस्ता टैग जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके खिलाफ काम करने लगा। तीसरा, नई प्रतिस्पर्धा, न्यू कंपटीशन। खासकर घड़ी डिटर्जेंट जैसे ब्रांड आ गए। 1987 में कानपुर के ज्ञानचंदानी बंधुओं ने इसे लॉन्च किया था। उन्होंने निरमा वाली ही रणनीति अपनाई, कम कीमत, लेकिन शायद डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में वो ज्यादा आक्रामक रहे और निरमा का ही वोट बैंक काटने लगे। चौथा, बहुराष्ट्रीय आक्रमण। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G एरियल के साथ बाजार में उतरा और उसने प्रीमियम सेगमेंट में तेजी से कब्जा कर लिया। और पांचवां कारण शायद मार्केटिंग का पुराना पड़ जाना भी रहा होगा। बिल्कुल, वो 80 के दशक का जादुई जिंगल और विज्ञापन अब उतने प्रभावी नहीं रहे। लोगों की पसंद बदल रही थी। निरमा ने बाद में कुछ सेलिब्रिटीज को लेकर विज्ञापन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। तो इसका नतीजा मार्केट शेयर पर साफ दिखाई दिया होगा। बिल्कुल साफ। 2000 के दशक तक आते आते निरमा की बाजार में स्थिति मौलिक रूप से बदल चुकी थी। 1999-2000 के आसपास मार्केट शेयर गिरकर लगभग 38% पर स्थिर हो गया। 60% से 38%, ये तो बड़ी गिरावट है। हाँ, और ये गिरावट रुकी नहीं। 2010 तक ये और घटकर लगभग 15% रह गया। और आज 2024 में डिटर्जेंट सेगमेंट में निरमा का मार्केट शेयर अनुमानित रूप से लगभग 10% के आसपास है। 10%, मतलब 60% के शिखर से गिरकर सिंगल डिजिट में। वो ग्राफिक जो हमने पहले देखा था, वो इसी नाटकीय गिरावट को दिखाता है। ये भारतीय ब्रांड इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक है। तो क्या ये निरमा के अंत की शुरुआत थी? डिटर्जेंट में गिरावट के बाद कंपनी का क्या हुआ? क्या करसन भाई पटेल ने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर करसन भाई पटेल की दूरदर्शिता और उनकी उद्यमीशीलता फिर से सामने आती है। उन्होंने शायद समय रहते ये समझ लिया था कि सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं, खासकर डिटर्जेंट पर निर्भर रहना अब ठीक नहीं है। बाजार बदल रहा था। तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपनाई और निरमा को एक डिटर्जेंट कंपनी से बदलकर एक बड़े विविध औद्योगिक समूह, इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट में बदल दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। किस दिशा में गए वो? उन्होंने सबसे पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर और ज्यादा जोर दिया। मतलब अपने डिटर्जेंट और साबुन के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जैसे सोडा ऐश, LAB यानी लीनियर एल्काइल बेंजीन, कास्टिक सोडा, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह, उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर खुद ही करना शुरू कर दिया। अच्छा। इसके लिए उन्होंने भावनगर, बड़ोदरा जैसी जगहों पर अत्याधुनिक प्लांट लगाए। अच्छा, यानी कच्चे माल के बिजनेस में उतर गए। हाँ, और देखते ही देखते निरमा औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। आज निरमा भारत का सबसे बड़ा सोडा ऐश उत्पादक है और दुनिया के टॉप 7 उत्पादकों में से एक है। इसके लिए उन्होंने बड़े अधिग्रहण भी किए। जैसे 2005 में उन्होंने सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड को खरीदा, टाटा केमिकल्स को पीछे छोड़ते हुए। फिर 2007 में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाया। अमेरिका की कंपनी सर्ल्स वैली मिनरल्स, SVM को लगभग $200 मिलियन में खरीद लिया। इससे निरमा ग्लोबल सोडा ऐश मार्केट में एक बड़ा नाम बन गया। आज निरमा ग्रुप के कुल रेवेन्यू का लगभग 60% हिस्सा इन्हीं औद्योगिक रसायनों से आता है। वो जो रेवेन्यू ब्रेकडाउन वाला ग्राफिक या चार्ट है, वो यही दिखाता है। 60%, मतलब डिटर्जेंट से ज्यादा कमाई अब केमिकल्स से होती है। और केमिकल्स के बाद उन्होंने एक और बड़े सेक्टर में कदम रखा, सीमेंट। सीमेंट, ये तो बिल्कुल ही अलग फील्ड है। हाँ, बिल्कुल। 2014 में उन्होंने नुवोकोलिस्ता कॉर्पोरेशन के जरिए सीमेंट बनाना शुरू किया और फिर इस सेक्टर में तेजी से बढ़ने के लिए बड़े अधिग्रहण किए। 2016 में उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी लाफार्ज इंडिया की सीमेंट संपत्ति $1.4 बिलियन में खरीदी।
ये उस समय का बड़ा सौदा था। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा था। और फिर 2020 में उन्होंने इमामी ग्रुप का सीमेंट बिजनेस करीब 5,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इन अधिग्रहणों के बाद आज नुवोको विस्टा भारत का 5वां सबसे बड़ा सीमेंट समूह है, जिसकी उत्पादन क्षमता 25 मिलियन टन प्रतिवर्ष से ज्यादा है। सीमेंट अब ग्रुप के रेवेन्यू का करीब 25% हिस्सा है। कमाल है। डिटर्जेंट से केमिकल्स, फिर सीमेंट, और हाल ही में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एक बड़ी एंट्री की खबर थी। जी हां, बिल्कुल ताज़ा खबर। 2023 में निरमा ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण किया। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 5,652 करोड़ रुपए में 75% हिस्सेदारी खरीद ली। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। हाँ, ये कंपनी एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती हैं, जो दवाइयां बनाने के लिए मूल कच्चा माल होते हैं। तो इस अधिग्रहण से निरमा अब फार्मा सेक्टर के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आ गया है। ये अभी नया है, तो रेवेन्यू का लगभग 5% हिस्सा है, लेकिन ये उनकी भविष्य की रणनीति का एक अहम हिस्सा लगता है। तो अब अगर हम देखें तो डिटर्जेंट और साबुन, यानी जो उनका मूल बिजनेस था, अब उपभोक्ता उत्पाद सेगमेंट कहलाता है, वो ग्रुप के कुल रेवेन्यू का सिर्फ 10% हिस्सा रह गया है। बिल्कुल, ये निरमा ग्रुप का एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस सब के बीच उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है ना? हाँ, ये उनके दिल के बहुत करीब हैं। 1995 में उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जो आज गुजरात के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है। और फिर 2003 में उन सब को मिलाकर निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जो आज गुजरात की एक प्रमुख और बड़ी निजी यूनिवर्सिटी है। ये शिक्षा के प्रति डॉक्टर करसनभाई पटेल की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को साफ दिखाता है। तो आज इतने सारे विविध व्यवसायों के साथ निरमा ग्रुप की वित्तीय स्थिति कैसी है? क्या ये परिवर्तन सफल रहा है? आंकड़े तो यही बताते हैं कि ये परिवर्तन काफी सफल रहा है। अगर हम वित्त वर्ष 2024 के समेकित आंकड़े देखें, तो ग्रुप का कुल राजस्व 10,400 करोड़ रुपए से ज्यादा था और शुद्ध लाभ 297 करोड़ के आसपास था। ईविडा यानी ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई करीब 1470 करोड़ रुपए थी। और डॉक्टर पटेल की व्यक्तिगत संपत्ति? फोर्ब्स इंडिया की 2024 की अमीरों की सूची के अनुसार डॉक्टर करसनभाई पटेल की कुल संपत्ति 61,901 करोड़ रुपए यानी लगभग 7.37 बिलियन डॉलर्स आंकी गई है, और वो भारत के 32वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। निरमा समूह का कुल वार्षिक कारोबार अब 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और इसमें 18,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इतने बड़े सफर और योगदान के लिए डॉक्टर करसनभाई पटेल को निश्चित रूप से सम्मान भी मिले होंगे। जी हाँ, कई सम्मान मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मश्री, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्हें उद्योग रत्न पुरस्कार 1990, गुजरात बिजनेसमैन अवार्ड 1998, अर्नस्ट एंड यंग का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2006 और कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी मिली हैं। निरमा की ये पूरी अविश्वसनीय यात्रा, इससे आज के उद्यमियों, बिजनेस लीडर्स और यहाँ तक कि आम लोगों के लिए भी क्या सबक मिलते हैं? क्या सीख सकते हैं हम इस कहानी से? बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई गहरे सबक हैं इसमें। पहला और सबसे बड़ा शायद विघटनकारी नवाचार, डिसरप्टिव इनोवेशन का महत्व। कभी-कभी सबसे बड़े अवसर मौजूदा प्रोडक्ट्स को ही उन बाजारों तक पहुंचाने में होते हैं जहां तक वो पहले नहीं पहुंचे थे या जहां लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। निरमा ने यही किया। हाँ, उन्होंने डिटर्जेंट को लोकतांत्रिक बना दिया। बिल्कुल सही शब्द। दूसरा सबक है व्यक्तिगत उद्देश्य की शक्ति, पावर ऑफ पर्सनल पर्पस। जो ब्रांड गहरे व्यक्तिगत मकसदों से जुड़े होते हैं, जैसे निरमा अपनी बेटी की याद से जुड़ा था, वो अक्सर ज्यादा स्थायी और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। तीसरा, बाजार के समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट टाइमिंग। ये समझना कि ग्राहक बदलाव के लिए कब तैयार है, ये विस्फोटक ग्रोथ ला सकता है। निरमा ने सही समय पर दस्तक दी। चौथा, अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी। बाजार हमेशा बदलता है। लंबे समय तक सफल रहने के लिए लगातार विकसित होना, जरूरत पड़ने पर दिशा बदलना, जैसे निरमा डिटर्जेंट से केमिकल्स और सीमेंट की तरफ मुड़ा, ये बहुत जरूरी है। और पांचवा, विविधीकरण का साहस, कॉरेज फॉर डाइवर्सिफिकेशन। एक स्थायी साम्राज्य बनाने के लिए अक्सर अपनी शुरुआती सफलता के फॉर्मूले से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में जाना पड़ता है। लेकिन इस कहानी में कुछ चेतावनियां भी छिपी हैं। अच्छा, वो क्या है? पहली, नवाचार की अनिवार्यता, इंपेरेटिव ऑफ इनोवेशन। पिछली सफलता भविष्य की गारंटी नहीं होती।
डिटर्जेंट में निरमा की गिरावट यही दिखाती है कि अगर आप बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। दूसरी, ब्रांड का विकास। उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। ब्रांड्स को भी उनके साथ विकसित होना पड़ता है। निरमा का सस्ता टैग बाद में उसके लिए बोझ बन गया। तीसरा, प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया। बाजार के लीडर्स को हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि प्रतियोगी चुप नहीं बैठेंगे। HUL का प्रोजेक्ट स्टिंग इसका उदाहरण है। आत्मसंतोष घातक हो सकता है। और चौथा, प्रीमियम की ओर बढ़त। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, उपभोक्ता बेहतर प्रीमियम उत्पादों की ओर बढ़ते हैं। ब्रांड्स को इस बदलाव का अनुमान लगाना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वॉशिंग पाउडर निरमा, ये सिर्फ एक जिंगल नहीं, ये भारतीय पॉप कल्चर का, हमारी यादों का हिस्सा बन गया है। दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में निरमा की कहानी एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जाती है। ये भारतीय उद्यमशीलता, इनोवेशन की और ग्राहक को गहराई से समझने की एक मिसाल है। बिल्कुल। आज निरमा साम्राज्य का रोजमर्रा का काम अगली पीढ़ी संभाल रही है। हिरेन करसनभाई पटेल MD, राकेश के पटेल वाइस चेयरमैन और कल्पेश पटेल जो उनके दामाद हैं। डॉक्टर करसनभाई पटेल जो अब 80 वर्ष के हो चुके हैं, वो अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा निरमा विश्वविद्यालय और शिक्षा से जुड़ी दूसरी पहलों पर केंद्रित करते हैं। तो 2024 में निरमा ग्रुप नई चुनौतियों और नए अवसरों के मुहाने पर खड़ा है। क्या ब्रांड FMCG में, खासकर डिटर्जेंट में, अपनी खोई हुई बाजार हिस्सेदारी वापस पा सकता है? सीमेंट और रसायनों के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का वो कितना फायदा उठा पाएंगे? फार्मास्यूटिकल में उनका विस्तार कितना सफल होगा? और सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी आधुनिक चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे? ये सब देखना भी बाकी है। लेकिन निरमा की कहानी सिर्फ बिजनेस की सफलता या असफलता से कहीं आगे जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तिगत दर्द और पीड़ा को भी एक सकारात्मक सामाजिक उद्देश्य में बदला जा सकता है। जो सफर एक पिता ने अपनी बेटी की याद को अमर बनाने की कोशिश के रूप में शुरू किया था, वो एक ऐसा साम्राज्य बन गया जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को छुआ, हजारों को रोजगार दिया और भारत के उपभोक्ता वस्तुओं के पूरे परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलकर रख दिया। जैसा कि डॉक्टर करसनभाई पटेल ने एक बार कहा था, उत्तर गुजरात के किसान अपनी उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं। उद्यम की वही भावना, एक गहरी व्यक्तिगत प्रेरणा और उपभोक्ताओं को सही मूल्य देने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ मिलकर भारत की सबसे यादगार और उल्लेखनीय बिजनेस कहानियों में से एक बनी। आज भी बिकने वाला निरमा का हर पैकेट, निरमा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने वाला हर छात्र और नुवोको विस्टा द्वारा बनाया गया सीमेंट का हर टन कहीं न कहीं निरुपमा नाम की उस छोटी लड़की की याद को आगे बढ़ा रहा है। ये सुनिश्चित करता है कि प्यार जब उद्देश्य में बदल जाता है तो वो वाकई एक ऐसी स्थायी विरासत बना सकता है जो पीढ़ियों तक चलती है। वो छोटी लड़की उस सफेद ड्रेस में आज भी घूमती भी महसूस होती है, न सिर्फ उन उत्पाद के पैकेटों पर, बल्कि उन लाखों लोगों के दिलों और यादों में जिन्होंने उसके पिता की इस असाधारण यात्रा के माध्यम से सम्मान, सामर्थ्य और गुणवत्ता पाई। तो ये थी निरमा की अविश्वसनीय यात्रा। एक बेहद भावनात्मक शुरुआत से लेकर बाजार पर पूरी तरह हावी होने, फिर गंभीर चुनौतियों का सामना करने और उसके बाद एक बिल्कुल नए विविध औद्योगिक समूह के रूप में फिर से उभरने तक की कहानी। निरमा की कहानी ये दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत जुनून, सही रणनीति और बाजार की गहरी समझ मिलकर स्थापित नियमों को बदल सकती है और इतिहास रच सकती है। यहाँ हम एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या आज के इस दौर में, जहां बड़े बड़े स्थापित ब्रांड्स और ऑनलाइन दिग्गजों का बोलबाला है, कोई नया निरमा उभर सकता है? क्या कोई फिर से स्थापित नियमों को इसी तरह चुनौती देकर अपने एक अलग, ऐसी ही मजबूत पहचान बना सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये गहरी और दिलचस्प चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार और निरमा से जुड़ी आपकी यादें नीचे कमेंट्स में साझा करें। और हाँ, ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।